कितने क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे क्लास में लास्ट में? ओके, आई थिंक हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 11। इट द क्वेश्चन। हम्म। बताइए कौन सा क्वेश्चन था? हो गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन डिस्कस हो गया था। यहाँ पर मैंने डिस्कस किया था कि जो YMCA है और YWC है, दोनों कब बनाए गए, कहाँ पर बनाए गए, किसके द्वारा उसको बनाया गया, दोनों संस्थाओं को, एसोसिएशन को। यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन एंड यंग वीमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन। YMCA कब बनाया गया था? आप लोग रिवाइज कर लीजिए थोड़ा। 1860 1844 में, ठीक है। और YWCA 1855 के अंदर, ठीक है। इसके फाउंडर कौन है? जॉर्ज विलियम्स। और YWCA के मैरी जेन केनार्ड एंड एमा रॉबर्ट। आप उसमें होगा, आप लोग देख लेना, बस रिवाइज करने के लिए बता दिया। और ये जो है 1955 में इंग्लैंड के अंदर इसको बनाया गया था। और अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए में इसको 1885 के अंदर, यूएसए के अंदर इसको, न्यूयॉर्क के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया, YWCA को। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से आ सकता है, इसका फुल फॉर्म भी आता है। ओके। और इसको पहले जिस नाम से जानते थे वो नाम था यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। सॉरी, इसको YWCA को, दैट इज द लेडीज क्रिश्चियन एसोसिएशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसको पढ़िए, इसको आंसर देने की कोशिश करिए। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज एंड वेद समाज। एंड इसको कहाँ पर, इन सभी संस्थाओं को जो है बनाया गया, फाउंडेड इन विच प्लेस? एवरीबडी प्लीज गिव द आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन। जो लोग भी क्लास ज्वाइन करते हैं, कोशिश करिए कि आप लोग आंसर दीजिए, चाहे गलत हो, एटलीस्ट यू शुड ट्राई। ओके, नाउ इसको देख लेते हैं। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन है? राजा राम मोहन राय, ठीक है। इसको कब फाउंड किया गया था? 1828 के अंदर। कहाँ पर? कोलकाता में, ठीक है। दूसरा है आर्य समाज। आर्य समाज को किसके द्वारा बनाया गया? दयानंद सरस्वती, 1875 के अंदर। कहाँ पर? मुंबई में, सरस्वती मुंबई। ओके, बिल्कुल सही है कनिका। तीसरे नंबर पर है सत्य शोधक समाज। इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई है, पुणे में। कहाँ, कब? 1873। एंड वेद समाज,
किसके द्वारा फाउंड किया गया? बताइए। 1864 के अंदर वेद समाज किसके द्वारा बनाया गया, एस्टेब्लिश किया गया? केशव चंद्र सेन एंड के श्रीधरालु नायडू। तो सिंपल के एस नायडू बोल सकते हैं। अभी आप पेयर करिए इसको। कोलकाता, बॉम्बे, बंगाल। ओके, ये बंगाल हो जाएगा। ये विल पेयर विद थर्ड। सो आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। बी ऑप्शन दोनों में कॉमन है, फोर होगा, तो बी का फोर के साथ हो जाएगा पेयर। ठीक है। सत्य शोध समाज की स्थापना की गई पुणे के अंदर, लिखा हुआ है। एंड वेद समाज की मद्रास में। क्लियर है सभी, ऑल द फैक्ट्स? बोलिए। हाँ जी, बोलते जाइए आप लोग, थोड़ा थोड़ा ग्रुप में ना टेक्स्ट करते रहिए, ताकि मुझे भी समझ आना चाहिए आप लोग क्लास में उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर देने की कोशिश करिए। समझ में आ रहा है सभी को? ओके, क्लियर है। साइकेट्रिक सोशल वर्क विद चिल्ड्रन इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन कैटेगरी कंप्राइज ऑफ। आपको बता रहा है कि यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन जो है सही होंगे, इसमें से चूज करना है। हम जब बात करते हैं साइकेट्रिक सोशल वर्क की, और अगर हम बात करें इन दी फील्ड ऑफ चिल्ड्रन इन द नीड ऑफ प्रोटेक्शन, जिनको जरूरत है सुरक्षा की, इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी मतलब कंप्राइज ऑफ कौन कौन से बच्चे आएंगे? ऑर्फन्स, स्ट्रीट चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जो कि चाइल्ड लेबर से अफेक्टेड है, विक्टिम है उसके, या निगलेक्टेड बच्चे, या फिर जो कि फिजिकली या सेक्सुअली अब्यूज्ड बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, वो सभी कैटेगरी में आएंगे। विच ऑप्शन विल बी राइट? सी, हम लोग साइकेट्रिक सोशल वर्क कहाँ पर यूज करते हैं? जहाँ पर रिकॉर्ड है थी, जैसे कोई क्लाइंट है या पर्सन है या बच्चे हैं, कोई भी है जिनको जरूरत है इमोशनल सपोर्ट की, या जो कि सोशल या इमोशनल चैलेंज फेस कर रहे हैं, किसी प्रकार से एक्सप्लॉइटेड है, नेग्लेक्टेड है, अब्यूज्ड है, तो इस कैटेगरी के लोगों के लिए हम साइकेट्रिक सोशल वर्क यूज करते हैं इन दी प्रैक्टिस। तो उनकी वेलबिंग को बेहतर करने के लिए, उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी को बेहतर करने के लिए, ओके, उसलिए हम लोग साइकेट्रिक सोशल वर्क का यूज कर रहे होते हैं। तो विच ऑप्शन कैन बी राइट आंसर? ऑर्फेन्स आर द चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट, और वी कैन से उनके पेरेंट्स नहीं है, कोई नहीं है, तो ऐसे बच्चों को भी कहीं ना कहीं इमोशनल और सोशल वो चैलेंज फेस कर रहे होते हैं, तो उनको भी जरूरत होती है साइकेट्रिक सोशल वर्क की। ये आल्सो इफेक्टेड इमोशनली। एंड स्ट्रीट चिल्ड्रन का मतलब क्या हुआ कि बोल सकते हैं कि जो कि स्ट्रीट पे रहते हैं, या उनका कोई प्रॉपर सुपरविजन नहीं होता है, या कोई नहीं है केयर, सही तरीके से केयर नहीं हो पाती है, तो काफी वनरेबल होते हैं जो कि स्ट्रीट पे रहते हैं, हम लोग देखते हैं शहरों में। दे आर वेरी वनरेबल टू वेरियस रिस्क। ओके, एक्सप्लोरेशन होता है, अब्यूज या निगलेक्टेड होते हैं, तो इस कैटेगरी के बच्चों के लिए भी साइकेट्रिक सोशल वर्क की जरूरत होती है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी होगा, सेकंड भी होगा, दैट मीन्स जहाँ जहाँ पर ए और बी है उसको आप मार्क करिए। देखिए यहाँ पर ई है, बी है नहीं, इसका मतलब कि ये ऑप्शन नहीं होगा। मतलब ई हो सकता है लेकिन बी भी होना चाहिए, राइट? तो बी नहीं है तो ये ऑप्शन गया, इसमें बी नहीं है तो ये भी ऑप्शन गया, और यहाँ पर ए नहीं है तो ये ऑप्शन आपको बच, ये चला गया, अब एक ही ऑप्शन बचा, ए बी सी डी जहाँ पर होंगे। सो ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शन। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो ये भी देखना है आपको, क्या ऑप्शन को एलिमिनेट करके हम आंसर मार्क कर सकते हैं। ओके, क्योंकि एग्जाम में आपको वहां पर लिखना नहीं है, आपको कम टाइम में जल्दी आंसर सॉल्व करना है। ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शन। ओके, सो यहाँ पर आपकी सभी की सभी करेक्ट हो जाएंगे। विक्टिम ऑफ निग्लेक्ट, ये भी करेक्ट होगा। ओके, तो चिल्ड्रन हु एक्सपीरियंस निग्लेक्ट, उनको भी फिजिकल या बोल सकते हैं इमोशनल प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। ऐसे बच्चे जो कि निग्लेक्टेड होते हैं, तो काफी लंबे समय तक अफेक्टेड होते हैं, तो उनके विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए, उनकी वेलबींग के लिए साइकेट्रिक सोशल वर्क की जरूरत होती है।
इसी प्रकार से फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज चिल्ड्रन को भी साइकेट्रिक सोशल वर्क की जरूरत होती है। सो वी कैन से ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्लियर है सभी को? ताकि एक बेहतर एक सपोर्टिंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सके बच्चों के लिए और उनकी वेलबींग को प्रमोट करने के लिए, ओके, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए। ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, मतलब इसमें आपको आना चाहिए फैक्ट, तभी आप आंसर लगा सकते हैं। और which of the following were part of the memorandum of that Clifford Manchester submit to the Tata Trust? टाटा ट्रस्ट को जो मेमोरेंडम सबमिट किया गया था उनमें से क्या क्या उसका हिस्सा थे? सेकेंडरी टीचिंग ट्रेनिंग स्कूल, सॉरी कॉलेज फॉर द वीमेन, इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन रिसर्च, लाइब्रेरी फॉर प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, एंड सर द्रौपदी टाटा स्कूल ऑफ सोशल वर्क टीआईएसएस। क्या आंसर हो सकता है? देखो डी तो होगा ही होगा ना, जहाँ डी डी नहीं है उसको हटा दीजिए। अब देखिए इसमें सी लाइब्रेरी फॉर द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ये भी है, इसका नाम थोड़ा बहुत सुना होगा आपने। तो सी और डी तो ऑप्शन में होंगे, तो जहाँ जहाँ सी और डी है उसको देख लीजिए, ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ओके, तो ऐसे करके ऑप्शन आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जो चार ऑप्शन दिए रहते हैं उनके बारे में नहीं पता होता है इतना डिटेल में, हम लोग कभी कभी नहीं पढ़ पाते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। तो एटलीस्ट ट्राई टू एवेलुएट, सॉरी, जो ऑप्शन को आपको देखना है और एलिमिनेट करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन नंबर ए मार्क कर सकते हैं। क्लियर है सभी होंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार, हर साल आता है लगभग। क्वेश्चन को बस भाषा लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, पैटर्न चेंज कर देते हैं। सो आपको इसको अच्छे से डिटेल में जानना जरूरी है, इस रिपोर्ट के बारे में। बेवरेज रिपोर्ट क्या है, कौन कौन सी 5 एजेंट की बात की है। और नाउ अगेन, इफ यू लुक एट द ऑप्शन, जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं उनको आप देख करके आंसर भी लगा सकते हैं अगर आपको नहीं पता डिटेल में स्टिल। ओके, सो बेवरेज रिपोर्ट को दूसरा नाम क्या है, या बोल सकते हैं जो फुल नेम है उसको हम क्या बोलते हैं? एग्जाम में आया था कि इसका ऑफिशियल जो नेम है उसको किस नाम से बोलते हैं? दैट इज सोशल इंश्योरेंस एंड अलाइड सर्विसेज। ये गवर्नमेंट रिपोर्ट थी जो कि विलियम बेवरेज के द्वारा दी गई थी। कब कब पब्लिश की गई? 1942 के अंदर। ओके, तो ये जो इकोनॉमिस्ट थे इनका नाम था विलियम बेवरेज, उनके द्वारा इस रिपोर्ट को ड्राफ्ट किया गया था और प्रेजेंट किया गया था पार्लियामेंट में। तो बेसिकली इसका जो काम था इस रिपोर्ट का, कुछ इन्होंने रिफॉर्म प्रपोज किए थे कि क्या क्या बदलाव करने चाहिए। रिफॉर्म प्रपोज्ड बाय विलियम बेवरेज, कि किस प्रकार से हम जो भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स होती हैं तो उस सिस्टम को किस प्रकार से बदलें, चेंज करें, ताकि जो भी सोसाइटी की उस टाइम पर जो प्रॉब्लम्स थी उनको हम एड्रेस कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि प्रेजेंट टाइम में जो यूके के अंदर जो बड़ी 5 समस्याएं हैं, उन्होंने 5 जाइंट की बात की थी। ओके, इसमें से एक आपका होता है वांट, दूसरा डिजीज, तीसरा है इग्नोरेंस, फोर्थ नंबर है स्कॉलर, एंड फिफ्थ नंबर है आइडलनेस। वांट का मतलब क्या है? जरूरत। सो उस टाइम पे बोल सकते हैं कि क्या जरूरत थी लोगों को? इनकम प्रोवाइड कराना। सो बेसिकली देयर इज अ नीड फॉर द एडिक्वेट इनकम फॉर ऑल द सिटीजन ऑफ कंट्री। सो दैट इज द 5 जाइंट में आप पहला नंबर है, दैट इज द वांट, या जिसको हम जरूरत बोल सकते हैं एडिक्वेट इनकम की।
फॉर ऑल। सेकंड नंबर है दैट इज डिजीज। डिजीज का मतलब है बीमारी, सिंपल। तो जो भी समाज में मतलब जो भी डिजीज होती है लोगों को, जो मतलब उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती लोगों की, तो लोग अफेक्टेड होते हैं कहीं ना कहीं उनकी जो है। तो उसको लेकर के इन्होंने बात की कि दूसरी सबसे बड़ी समस्या है सोसाइटी की, दैट इज द डिजीज। या हेल्थ फैसिलिटी नहीं है लोगों के पास, सो देयर इज अ नीड टू प्रोवाइड द प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी टू ऑल द सिटीजन ऑफ कंट्री। तो हेल्थ केयर सेक्टर की बात की उन्होंने। तीसरे नंबर पे बात है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञान। अज्ञान का मतलब क्या हुआ कि लोग शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। तो सभी को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, जैसे इंडिया के अंदर सर्व शिक्षा अभियान है, उसी प्रकार से उस टाइम पे वहां पर उन्होंने इसकी बात की थी। देयर इज द नीड फॉर एक्सेस ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी टू ऑल द सिटीजन, मतलब स्पेशली जो बच्चे होते हैं या अडल्ट होते हैं उनके लिए एजुकेशन सबको इंश्योर करना, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, तो इसके माध्यम से इन्होंने ये बात की कि एजुकेशन टू ऑल। नेक्स्ट है इसमें स्कॉलर्स का मतलब होता है डर्ट। इसका मतलब सिंपल ये है कि लोगों के पास जो है घर नहीं है, रहने के लिए सुविधा नहीं है, लोग बाहर रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, स्ट्रीट में रहते हैं। तो एटलीस्ट देयर इज नीड फॉर एडिक्वेट हाउसिंग, शेल्टर प्रोवाइड कराना। जैसे इंडिया के अंदर जो स्कीम चलती है, जो भी वनरेबल सेक्शन है उनको शेल्टर इंश्योर करना। कौन सी गवर्नमेंट स्कीम है? प्रधानमंत्री आवास विकास योजना। नेक्स्ट है आइडलनेस, मतलब आलस्य। आलस्य का मतलब यहाँ पर यह है कि लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराना, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू द ऑल द सिटीजन। ओके, सो दीज आर द फाइव जाइंट, फाइव, पांच बड़ी समस्याएं जो कि समाज के अंदर उस समय थी। तो वहां पर उन्होंने बात की थी सोशल रिकंस्ट्रक्शन, सामाजिक पुनर्निर्माण की, एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल। तो इन पांच बड़ी समस्याओं को सॉल्व करके समाज के अंदर हम पुनर्निर्माण कर सकते हैं उसका। ओके, दीज आर द फाइव जाइंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे आइडलनेस, इग्नोरेंस, डिजीज, इनजस्टिस तो नहीं है उसमें, एंड पॉवर्टी एंड मिजरी भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी और डी नहीं होगा। क्या हो गया? सी और ई, सॉरी, हाँ, सी और ई नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। सभी को क्लियर है इसके बारे में, एवरेज रिपोर्ट के बारे में? जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं दैट कैन बी कम इन द एग्जामिनेशन, जैसे कि पहला यही है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, मतलब रिपोर्ट का पूरा नाम। सोशल इंश्योरेंस एंड अलाइड सर्विस, इसको पब्लिश किया गया 1942 में। ये जो रिपोर्ट ड्राफ्ट किया गया था विलियम बेवरेज के द्वारा इन द पार्लियामेंट। एंड इसमें उन्होंने बात की थी कि जो भी वेलफेयर सर्विसेज होती हैं उस टाइम पे कंट्री में थी, उनमें बदलाव करना, रिफॉर्म करना, ताकि समाज की जो पांच बड़ी समस्याएं हैं, फाइव जाइंट्स जो है, उनको हम ठीक कर पाएं और समाज के अंदर बदलाव कर पाएं, बिल्कुल उसको वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए। ठीक है, और बोल सकते हैं रिपोर्ट जो थी वो बिगनिंग थी, बोल सकते हैं यूके के अंदर उसको वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए, विद दीज फाइव जाइंट टू एड्रेस दीज प्रॉब्लम्स। क्लियर है सभी को? बोलिए। रिकॉर्ड हो रहा है क्लास? हम्म। एवरीबडी ओके, क्वेश्चन ओके फाइन। ये क्वेश्चन हमारे जून के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे 2023 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं ना। एक बार उसको रिकअप कर लेते हैं। ये क्वेश्चन इजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, प्लीज इफ यू लुक एट द ऑप्शन देन यू कैन एलिमिनेट, अगर थोड़ा आपको इन दोनों के बारे में पता है तो। और यहाँ पर तुक्का ही मारेंगे तो 50% तुक्का होने का सही चांसेस होते हैं, क्योंकि आपको पता है डी तो होगा ही होगा। तो जहाँ डी नहीं है उसको आप हटा सकते हैं, ऐसे करके एलिमिनेट कर पाएंगे। ये भी जो क्वेश्चन है इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, साइकेट्रिक सोशल वर्क तो सभी कैटेगरी में आ सकता है, तो यू कैन मार्क दिस वन। क्योंकि यहाँ पर बी नहीं है, तो बी नहीं है तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा ऐसे ही। इसमें बी नहीं है ऑप्शन गया, इसमें ए नहीं है तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बाकी ऑप्शन नंबर डी ही बचा है। तो कोशिश करना एग्जाम में आपको, अगर केस अगर क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमने पढ़ा नहीं इसके बारे में या टॉपिक कुछ नया है, तो हो सकता है कि ऑप्शन ऐसे हो कि आपको इजी रहेगा ऑप्शन को एलिमिनेट करना। ओके, दिस इज द फैक्ट विद क्वेश्चन को आपको याद करना पड़ेगा सभी चीजें, ये जो कि नोट्स में आपको मिल जाएंगी। ओके, अगेन दिस इज द इजी क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन बोल सकते हैं टफ है, क्योंकि सब रिपोर्ट के बारे में नहीं पता होता है। लेकिन मैंने इसका कंपाइलेशन आपको दे दिया है, आप डाउनलोड कर लीजिए, यूनिट 1 के फोल्डर में होगा। ओके, वेरी गुड।
कनिका देख लिया, हाँ, उसको आपको देख लेना है, पढ़ लेना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन वीकेंड से इजी है क्योंकि इसमें कुछ याद करने का नहीं है, बस समझ आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सोशल मूवमेंट चलता है किसी कहीं पर भी, तो उसका क्या उद्देश्य है, हम क्यों पढ़ते हैं, उसका हिस्ट्री क्या रीजन होता है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं ताकि आगे फ्यूचर में इस प्रकार की प्रॉब्लम आए तो उसको हम एड्रेस कर पाए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इजी है। आ, ये थोड़ा सा बोल सकते हैं इसमें अगेन की डिफिकल्टी तो मॉडरेट बोल सकते हैं। अगेन दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ये फुल फॉर्म शायद नहीं पढ़ा होगा पहले, तो ये आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मॉडरेट मान सकते हैं। अगेन यू कैन एलिमिनेट ऑप्शंस। इजी क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड है तो हो सकता है नहीं पता हो, तो बोल सकते हैं 10 से 12 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट थे, बाकी इजी क्वेश्चन है। सो नाउ यू कैन सी द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन द एग्जामिनेशन। नाउ क्वेश्चन हम लोग दिसंबर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2022 के। पढ़िए, आंसर दीजिए। अभी तक सभी को क्लियर है जितने क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं? आई थिंक 15 + 12 क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस किए थे। 20 से, ओके। एवरीबडी। ओके, क्लास में जब क्वेश्चन डिस्कशन हो तो आप लोग जो है माइक को म्यूट करके रखिए, है ना। गलती से ही अनम्यूट हो जाता होगा, लेकिन ट्राई टू म्यूट, ताकि क्लास में किसी प्रकार का डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द इंडियन सोशल वर्क कांग्रेस इज ऑर्गेनाइज एवरी ईयर एंड इट इज इनिशिएटिव ऑफ। देखिए, इंडिया के अंदर हर साल जो है ये इंडियन सोशल वर्क कांग्रेस ऑर्गेनाइज की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है? ये आई थिंक अक्टूबर में, ये अक्टूबर के आसपास, सितंबर के आसपास ऑर्गेनाइज होती है। 2023 में हुई थी 11th इंडियन सोशल वर्क कांग्रेस, जिसकी थीम क्या थी 2023 की? लीव नो वन बिहाइंड। रिविजिटिंग पेडागोजी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया। अभी तो हुई नहीं, 2014 में होगी, 2024 में। अभी हम बात करेंगे कि ये जो है इट्स नेम ऑफ, कहाँ पहुंच गए? ओहो, क्वेश्चन नंबर सेकंड को यहाँ पर हमने फर्स्ट में लिख दिया, ठीक है, वहां पर लिख लेना, गलती से आगे बढ़ गया। तो ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क इन इंडिया, दैट इज, कहीं कहीं पर शॉर्ट फॉर्म भी आता है NAPSWI। इसको कब बनाया गया? ये सब फैक्ट भी आपको याद रखना है 2005 के अंदर। ठीक है, नेशनल सॉरी सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, इसको कब स्टेब्लिश किया गया? 1953 के अंदर। तो जो भी वेलफेयर एक्टिविटी होती है जिसमें वॉलंटियरिज्म को प्रमोट करना, इसके अलावा टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, जो भी NGOs होते हैं, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ताकि बेहतर तरीके से वो वेलफेयर इंश्योर कर पाए, लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, तो इसको 1955 में बनाया गया था, 53 में सॉरी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए। अभी हम लोग डिस्कस किए थे, क्या आंसर होगा? सोशल इंश्योरेंस एंड अलाइड सर्विसेज। तो देखो, ये क्वेश्चन दिसंबर में आया हुआ है, ये क्वेश्चन सेकंड वाला। और यही क्वेश्चन इससे उसके बाद फिर 23 में अगेन नेक्स्ट ईयर भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है, बट उन्होंने थोड़ा सा घुमा के दे दिया। देखिए, यहाँ पर उन्होंने वो रिपोर्ट का पूरा नाम पूछ लिया आगे वाले दिसंबर वाले एग्जाम में, और ये जून में जो हुआ था उसमें उन्होंने
डिजीज के बारे में पूछ लिया था, 5 जाइंट के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आते हैं, रिपीट होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड्स और सेंटेंस नहीं होते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के देते हैं। तो आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी गाइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया वाज पब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा इसको पब्लिश किया गया था इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क? क्योंकि इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है कि इसमें सभी चीजें कलेक्ट हो रहती है, सब कुछ कवर होता है, जैसे कि सोशल वर्क के सभी एस्पेक्ट रहते हैं, उसमें क्या क्या किस प्रकार की प्रैक्टिसेस की जाती है सोशल वर्क की। ओके, किस प्रकार के इंटरवेंशन सोशल वर्क में होते हैं, क्या इसका स्कोप है, सोशल इन्वायरमेंट्स और सोशल कंडीशंस जो होती हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं सोशल वर्कर, बाकी की बहुत सारी सोशल पॉलिसी प्रोग्राम्स और हिस्ट्री, ये सभी चीजें आपकी इंसाइक्लोपीडिया में रहता है, मतलब पूरी हिस्ट्री बोल सकते हैं। ओके, तो ये पब्लिश किया गया था फर्स्ट एडिशन किसके द्वारा? प्लानिंग कमीशन के द्वारा। ठीक है, तो इसमें देखो समझिए इसमें क्या है कि जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क है, सबसे पहले ओरिजिनली पब्लिश्ड बाय प्लानिंग कमीशन। उसके बाद फिर इसको रिवाइज किया गया, मतलब बदलता चेंजेस आते हैं, रिवाइज एंड रीपब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर। इस चीज को थोड़ा याद रखना ताकि गलती ना करें। किस कब 1968 के अंदर, और ये आपका 1978 के अंदर। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। 1950 लिखा है किसी ने? नहीं, 1950 नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर 19 साल बाद दोबारा से जो सेकंड एडिशन था, इसको पब्लिश किया गया सेकंड एडिशन को, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क 1987 में। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को? प्लानिंग कमीशन बता रहे हैं वो तो, प्लानिंग कमीशन ही तो है, मैंने भी प्लानिंग कमीशन बोला। किसने किया इसे? अगेन वो तो प्लानिंग कमीशन के द्वारा, सी ये रिवाइज किया गया, देखो प्लानिंग कमीशन ने पब्लिश कर दिया था, देन उसमें रिवाइज चेंजेस जो भी हुए उसको रिपब्लिश किया गया मिनिस्ट्री के द्वारा। तो प्लानिंग कमीशन ही है, ओरिजिनली पब्लिश बाय दी प्लानिंग कमीशन। अगेन, ठीक है, कोई डाउट है इसमें? ओके, क्वेश्चन नंबर 4। द फर्स्ट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन, देखो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। सेकंड एडिशन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क के अंडर, सी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क के अंडर आया था, लेकिन वो पब्लिश प्लानिंग कमीशन के द्वारा ही हुआ था। ठीक है, उसको रिवाइज करके दोबारा भेजा गया, मतलब प्लानिंग कमीशन ने दोबारा रिवाइज नहीं करेगी उसको, मिनिस्ट्री के द्वारा उसको दोबारा पब्लिश किया गया।
फोर का क्या आंसर होगा? फर्स्ट वाला होगा, इजी क्वेश्चन है। 1869 में इसको फाउंड किया गया था। किसकी तरफ फंड किया गया था, नाम बताइए। ऑक्टेविया हिल एंड, ठीक है, एक नाम भी चलेगा। हाँ ठीक है, अगस्टस सैमुअल बर्नेट, वो तो पूरा नाम है, अगस्टस सैमुअल बर्नेट पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हुज मोटो वाज हेल्प विदाउट आर्म्स। मतलब आर्म मतलब होता है मदद करना, हेल्प करना, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी और इस प्रकार से। सिंपल, अगर उनको हम चैरिटी के रूप में कुछ देते हैं तो वो कहलाता है आर्म्स। तो जिससे किसी को कुछ जरूरत है, आपने उसको पैसे दे दिए, द काइंड ऑफ चैरिटी वी डू इन अर्ली टाइम, दैट इज कॉल्ड। सो इन्होंने बताया इसका हुज मोटो वाज हेल्प विदाउट आर्म्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन, दैट इज ऑक्टेविया हिल। उनका ऐसा मानना था कि हम एक, बजाय कि हम डायरेक्टली लोगों को मदद पहुंचाते हैं, जैसे चैरिटी करते हैं, फाइनेंशियल एड देते हैं, तो जो बहुत ही सिंपल, इसके बजाय कि हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करें, इस प्रकार से उनको हेल्प करें कि कहीं ना कहीं उनकी ऐसी मदद हो कि आगे उनको प्रॉब्लम ना आए, बजाय कि हम डायरेक्टली पैसे दे करके या किसी भी रूप में उनको हम, कोई कुछ बोल रहा है, कौन है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके, तो फर्स्ट विल बी एड। क्वेश्चन नंबर 10, अगेन क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा। 1 सेकंड गाइस। सो आई थिंक इसका राइट आंसर सभी को पता होगा, सब लोग आंसर दीजिए। द फर्स्ट, नाउ इफ यू लुक एट द ऑप्शन वांट, वांट आप किससे ऐड करेंगे, जरूरत, एजुकेशनल डिसएडवांटेज, आइडलनेस, डिजीज, एंड इग्नोरेंस। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। हाँ हाँ, पॉवर्टी मतलब जरूरत चीजें है, तो मतलब उन्होंने रिलेटेड प्रॉब्लम ही लिख दी यहाँ पर, इसलिए वो ऐसा लग रहा होगा, पॉवर्टी ही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार आता है, तो प्लीज मेक श्योर कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन को आपको जल्दी मार्क भी करना है ताकि टाइम सेव करना है और क्वेश्चंस के लिए। ओके, बहुत ही प्रिसाइजली आपको आंसर देने होते हैं। जेआरएफ के लिए थोड़ा सा आप बोल सकते हैं स्मार्ट वर्क करना पड़ता है एग्जाम में, अगर लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन को पढ़िए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। जो भी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क या स्कूल जो है ओपन हुए, आपको उसको क्रम में लगाना है, अरेंज कर, अरेंज करना है, बन सकता क्या लिखा है, हाँ असेंडिंग ऑर्डर। डी सहवाज, सरजू, ए टाटा तो सबसे पहले आएगा, मानव डी, प्रदर्शनी डी, आजादी, कल के,
ठीक है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। कब बताइए, आपको ईयर बताना है।